नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयार। आज बात करेंगे यूपी मांगे उत्तर में 5 राज्यों के चुनावी नतीजों की, जिसकी प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। 12 घंटे बाद असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी? बंगाल में दीदी की वापसी होगी या कमल खिलेगा? असम में हिमंता वापसी करेंगे या कांग्रेस बाजी मार लेगी? तमिलनाडु में डीएमके का जादू क्या फिर से एक बार चलेगा, जैसा कि एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है, या फिर फिल्म स्टार विजय की नई पार्टी कुछ कमाल कर पाएगी या फिर वोट काट पाएगी? कल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। केरलम और पुडुचेरी की जनता किसके सिर जीत का सेहरा बांधेगी? 4 मई को परिणाम यानी कि कल परिणाम आ जाएंगे। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर 12 घंटे बाद कौन बाजी मारेगा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंगाल में दीदी या दादा, किसका जलवा? असम का दंगल, कांग्रेस या कमल? साउथ का संग्राम, कौन मारेगा मैदान? अब की बार किसकी सरकार? 5 राज्यों में चली लंबी चुनावी जंग अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। कल सुबह शुरू होगी मतगणना और साफ होने लगेगा रुझानों का रुख। दोपहर तक तय हो जाएगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया और किसे नकार दिया। पश्चिम बंगाल में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। सत्ताधारी दल ने विकास और कल्याणकारी योजनाओं के दम पर वापसी का दावा किया, तो विपक्ष ने बदलाव की लहर की बात कही। एग्जिट पोल ने भी यहां कांटे की टक्कर के संकेत दिए हैं। बाकी 4 राज्यों में भी तस्वीर कम रोमांचक नहीं। कहीं सत्ता बचाने की चुनौती है, तो कहीं सत्ता में वापसी की उम्मीद। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए, जमकर रैलियां हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। लेकिन अब फैसला जनता के हाथ से निकलकर ईवीएम में कैद हो चुका है। एग्जिट पोल के नतीजों ने सियासी गलियारों में हलचल जरूर बढ़ा दी है। कुछ में सत्ता पक्ष को बढ़त दिखाई गई, तो कुछ में विपक्ष को मौका मिलता नजर आया। राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है तो नेताओं में भरोसा। लेकिन असली जश्न वही मनाएगा जिसके पक्ष में जनता का फैसला आएगा। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये लोगों को पता नहीं है 4 तारीख के बाद ये लोग वापस जाएंगे, तो आप लोग तो इधर में रहेंगे। आपको चाय हमें तो हम देंगे, आपको मिठाई हम खिलाएंगे। कल का दिन न सिर्फ इन 5 राज्यों की राजनीति की दिशा तय करेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका असर दिख सकता है। तो बस कुछ ही घंटों का इंतजार, कल तय होगा कौन मारेगा बाजी और किसे मिलेगी हार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़ा सवाल है कि कल तो नतीजे किसके फेवर में आएंगे, ये भविष्य घर में छुपा है। लेकिन 2021 के चुनावी नतीजों पर एक नजर डाल लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो बीजेपी यहां पर 77 सीट जीतने में कामयाब रही थी। वोटिंग प्रतिशत था 38% के आसपास। टीएमसी को 215 सीटें मिली थी और वोटिंग प्रतिशत 47-48% के आसपास ही था। तो 2021 में पश्चिम बंगाल के नतीजे सामने आए थे। इसके बाद आसाम की बात करते हैं, जहां पर हिमंता की सरकार क्या दोबारा लौटेगी या नहीं लौटेगी, इस पर सभी की नजरें टिकी होंगी। एनडीए की सरकार 75 सीट हासिल करके दोबारा से सत्ता में आई थी और यहां पर हिमंता को बागडोर सौंपी गई थी। यूपी 50 सीट पर सिमट गई थी। अन्य प्रतिशत के हिसाब से तो बढ़िया था, लेकिन सीटें सिर्फ मिली थी 1। तो कुल मिलाकर के ये तस्वीर उभर करके सामने आई थी असम की। अब बात करते हैं केरलम की, बात कर लेते हैं केरलम में क्या स्थिति है। दरअसल एलडीएफ सत्ता पक्ष जो है 99 सीटें जीती थी, 45% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। यूडीएफ 39% से ज्यादा वोट हासिल हुए थे। इसके अलावा एलडीएफ क्या इस बार भी वही कमाल कर पाएगी या फिर
सत्ता का समीकरण बदल जाएगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और सबसे तेज नतीजे कल सुबह 7:30 बजे से हमारी नजर बनी रहेगी, इस पर हमारी नजर लगी रहेगी। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की, बड़ा राज्य डीएमके, यहां पर 159 सीटें, एआईएडीएमके जिसमें बीजेपी अब शामिल है वो 33% वोट हासिल करने में कामयाब रही थी। डीएमके 37% वोट के साथ अव्वल रही थी और वहां पर सत्ता बनाई थी और 159 सीटें डीएमके ने जीती थी और एआईएडीएमके की जो सीटें वो 75 के आसपास से बढ़ करके रह गई थी। तो कुल मिलाकर के ये तस्वीर पिछले चुनाव की है। पुडुचेरी की बात करें तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पर क्या स्थिति है? एनडीए 53.5% और यूपीए को यहां पर 14 सीटें मिली थी, एनडीए के पक्ष में 16 सीटें मिली थी। मार्जिन बहुत कम था लेकिन यहां पर एनडीए की सरकार बनकर के सामने आई थी। तो कुल मिलाकर के इन 4 के राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों के नतीजे कल सुबह आने शुरू हो जाएंगे 8 बजे, यानी कि करीब करीब 12 घंटे के बाद तस्वीर उभर करके सामने आती रहेगी और दोपहर जाते जाते तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी, कहां पर किसकी सरकार बनी है, सत्ता में उलटफेर हुआ है या फिर स्थिति वैसी रही है। तो इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। रमेश चंद्र मिश्रा जी हमारे साथ, एमएलए बीजेपी के मौजूद हैं, बादलपुर विधानसभा से आते हैं और पश्चिम बंगाल चुनाव में भी उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं। संजय सरकार नेता टीएमसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। विजय उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश तिवारी संवाददाता भी जी मीडिया के हमारे साथ जुड़ेंगे। विजय उपाध्याय साहब से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। विजय जी, क्या एग्जिट पोल चुकी सभी चले विजय जी के मैं एक छोटा सा ले लेता हूं सवाल पीसीआर प्लीज। विजय जी, ये जो एग्जिट पोल जो आया है इसे आप किस तौर पर देख रहे हैं? छोटा सा जवाब सबसे पहले। देखिए, एग्जिट पोल एक तुक्के की तरह से है। कई बार लगता है तो जो सर्वे करने वाली कंपनी कहती है कि हमारा मामला हिट हो गया, पब्लिक भी कहती है कि इनका जो प्रेडिक्शन था सही हो गया, लेकिन ज्यादातर मामले में फेल हो जाता है। तो असली रिजल्ट तो कल आएगा। एग्जिट पोल के आधार पर हम लोग 2-3 दिन से काफी बहस कर चुके हैं, काफी इस पे विवाद भी हो चुका है। एक कंपनी ने तो पश्चिम बंगाल के आंकड़े ही इस बार जारी नहीं किए। बड़ा रोचक सिचुएशन है, लेकिन चुनाव सभी महत्वपूर्ण है, खासतौर पे असम। वहां इनकी बीजेपी की हैट्रिक होगी कि नहीं, ममता बनर्जी 5वीं बार सरकार बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी, कल अगर नतीजे उनके फेवर में आएंगे तो क्या वहां हिंसा होगी कि नहीं होगी, जैसा पिछली बार हुआ था। तमिलनाडु में डीएमके वापस करेगी, तो संभावनाएं कई तरीके की हैं। सबसे ज्यादा जो मेरे हिसाब से रोचक है वो तमिलनाडु का है और पश्चिम बंगाल का। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ। प्रदेश भी हमारे साथ मौजूद है कोलकाता से। प्रदेश, वहां पर किस तरह का माहौल है? आज भी गहमा गहमी वहां पर देखने को मिली है। आज रात हो चुकी है, कैसा माहौल वहां पर है? देखिए, इस बार का बंगाल का चुनाव, जैसे अभी आपने 2021 के जो आंकड़े बताए उससे 2026 में जो मैंने देखा काफी अंतर है। पहले चरण के मतदान के दौरान या उस दौरान जब मतदान के लिए प्रचार चल रहा था तो मतदाता, हम लोग जब जाते थे बात करने के लिए तो कोई खुल के बात ही नहीं करता था। दूसरे चरण में भी इसी तरीके से लोग कुछ जगहों पे बात करना लोगों ने शुरू किया, अपनी बातें लोगों ने रखनी शुरू की। लेकिन अभी कल के दिन फाल्टा विधानसभा एक पड़ती है, यहाँ पे डायमंड हार्बर इलाके में पड़ता है, और वहां पर लोग खुलकर सामने आए और लोगों ने दूसरी पार्टियों पे, स्थानीय नेताओं पे जम के आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि किस तरीके से लोगों से फॉल्स वोटिंग कराई गई है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उस पूरी विधानसभा का चुनाव फिर से कराने का फैसला किया और अब वो से उसकी नई तारीख तय कर दी गई है। तो मैं कहने का इसका अर्थ तात्पर्य यह है कि पहले लोग नहीं बोलते थे और अब लोग बोल रहे हैं, यानी जो लोगों के मन में डर का यहाँ पे माहौल था, अब उस डर का माहौल लोगों के जबान के जरिए बाहर आ रहा है, लोग अपनी बातें रख रहे हैं। दूसरी तरफ 700 कंपनियां अभी भी हैं जो अलग अलग सेंटर्स पे जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं वहां पे तैनात की गई हैं। पैरामिलिट्री के और सैनिक बलों के जो जवान हैं वो हर जगह तैनात किए गए हैं। रात हो या दिन, हर जगह हर वक्त एसएसबी, सीआरपी, आईटीबीपी इनकी टीमें लगातार फुट मार्च कर रही हैं और अभी भी लोगों को ये चेतावनी दी गई है कि अगर कोई अभी किसी के को शंका है कि कोई हंगामा कर सकता है तो वो भूल जाए, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्सेस सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगी। वहीं दूसरी
दूसरी तरफ लगातार जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं स्ट्रांग रूम में, वहां भी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके पहले भवानीपुर में हमने देखा कि किस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ जिसको लेकर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उस पर सफाई दी और कहा कि ये वीडियो उस वक्त का नहीं है, बल्कि ये वीडियो उस वक्त का है जब मशीनें लाई जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ आज बैरकपुर में भी जो वहां के कैंडिडेट है अर्जुन सिंह, उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी ने राजीव को यहाँ पे इलेक्शन का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है टीएमसी ने अपनी पार्टी की तरफ से, तो उन पे भी आरोप लगाए। यानी गहमा गहमी हर तरफ से है और इन सबके बीच सबसे बड़ा चुनौती सुरक्षा एजेंसियों के लिए है और वो तैनात है हर स्थिति से निपटने के लिए। बिल्कुल प्रदेश बने रहे, आगे भी बातचीत करेंगे आपसे। रमेश चंद्र मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश जी, क्या माहौल है आपके हिसाब से पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल में मैं लगभग 10 से 15 दिन रहा और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से वहाँ हालात हैं, जिस तरीके से लोगों का भय का माहौल है, क्लब के लोगों का भय का माहौल है, टीएमसी के गुंडों का भय का माहौल है, उससे मैं यह पक्का विश्वास से कह सकता हूँ। अब जैसे मैं उत्तर भारतीयों से खासकर मिलने गया था, लेकिन वहाँ स्थिति इतनी डरावनी है कि उत्तर भारतीय अपने घर पे बुलाने में डर रहे थे, सहम रहे थे कि भैया अगर आप जैसे आएंगे तुरंत टीएमसी वाले गुंडे हमारा पानी काट देंगे, हमारा बिजली काट देंगे और आपके जाने के बाद हमारी और बुरी स्थिति होगी। और उन लोगों ने कहा कि हम लोग भाजपा को ही वोट देंगे और पूरे बंगाली समुदाय के भी लोगों ने, खासकर हिंदुओं ने यह मन बनाया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके यहाँ के टीएमसी के गुंडों से मुक्त कराएंगे। और जो मुझे स्थिति दिखाई पड़ रही है, मेरा यह मानना है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और जो सारे सर्वे आए हैं, सर्वे जो है जनता के बीच में मीडिया के लोगों ने जाकर के सर्वे किया है, एक एक व्यक्ति से पूछ करके किया है। हम तो कुछ डेल्टा पर भी गए थे जहां से बांग्लादेशी घुसते हैं अपने इंडिया के अंदर, बंगाल के अंदर। वहां भी मैंने देखा कि आप समझिए कई डेल्टा पर मैंने देखा भाजपा के झंडे लगे थे। और जब मैंने लोगों से पूछा तो सबके मन में यह था कि अब की बार हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है। हमने 15 साल अगर टीएमसी को दिया तो 5 साल कम से कम हमको भाजपा को दे करके देखना चाहिए कि मोदी यहाँ क्या करते हैं, शुभेंदु अधिकारी यहाँ क्या करते हैं। ये मन हर बंगाली के मन में यह भावना थी। बाकी जो दूसरे स्टेट के थे वो तो 100%, उसमें कहीं कोई शंका नहीं, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। और मेरा ये मानना है कि चुनाव वहाँ 100% जो अमित शाह जी की रणनीति है, सुनील बंसल जी जो लगाए गए रणनीति, उस पर 100% हमारी वहाँ सरकार बनने जा रही है। ठीक है, मैं लौटता हूँ। हमारे साथ संजय सरकार भी मौजूद हैं। किसकी सरकार संजय जी? आप लोग तो दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रहे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के बल पर वो इस बार आपको उखाड़ फेंकेंगे। सुनने का हिम्मत रखिएगा, जो बात बोलेंगे उसको सुनने का भी हिम्मत रखिएगा। जहां से मैच शुरू होता है ना, तो हम 128 रन लेके मेरे मैच स्टार्ट करता हूँ। स्टार्टिंग में आपको क्रोमोलॉजी समझने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो हम 128 में अनबीटेन हिसाब से हम जब स्टार्ट कर रहे हैं, रह गया 166 में भारतीय जनता पार्टी बोल रहे 147 भारतीय जनता पार्टी को मिले। उसमें 48 जो वोट है राजवंशी और मथुआ, जिसको नाम चुनाव इस बार चुनाव आयोग की तरफ से काटा गया है। तो बंगाल को समझना, संस्कृति संस्कार, यहाँ का मिट्टी समझने के लिए उतना आसान नहीं है जितना आसान बाहर से आप मतलब 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर से देख के बता देंगे, ठीक है ना। रह गया कितना आप बताइए। इसमें भी 48 एक लगे 118 में 147 कहां से उनको मिल रही है? पहले मेरे को हिसाब आप अगर समझा दीजिए। कौन से वशिष्ठ नारायण को गणित भी नहीं मिला पाएंगे और केसीनाथ को गणित भी मिला नहीं पाएंगे। रह गया बंगाल का जनता इसको क्यों वोट देंगे? जहां मतलब जो बंगला भाषा बोलने के लिए महाराष्ट्र में जाके मर्डर होता है, आपको मतलब जो उड़ीसा में मर्डर होने पड़ता है, आपको आसाम में जाके हिमांकुर का और इसको मर्डर होने पड़ा है, बंगाली भाषा बोलने के लिए बांग्लादेशी तकमा लगा देता है उसको ऊपर में, तो वो बंगाल क्यों देंगे? इनको क्यों वोट देंगे? बंगाल में बंगाल का जनता बंगाल मॉडल चाहता है। बंगाल का जनता एसकिन मॉडल नहीं चाहता है, मानसी सोनी वाला मॉडल नहीं चाहता है। फिर सुब्रमण्यम स्वामी जो बोला है ना, जो नरेंद्र मोदी को साथ जो बिस्तर में जो महिला जाता है उसको टिकट देता, वो मॉडल भी नहीं चाहता है बंगाल में। बंगाल का विकास का मॉडल चाहिए, जो मतलब जो मैं 80 जो प्रोजेक्ट है बंगाल का गवर्नमेंट, एक बच्चा जन्म लेता है तो शिशु साथी देता है, और जो गुजर जाता है तो समवेदी देता है। बीच में खाद्यो साथी है, कन्याश्री है, युवोश्री है, आपको मतलब जो आपको संजय सरकार साहब, लेकिन आप जब विकास की बात करते हो तो बंगाल तो बहुत पीछे है।
जीएसटीपी में ग्रोथ रेट की बात करें तो पीछे है, तो विकास किस स्तर पर हुआ है? जीएसटी में कितना नंबर में है हम लोग अभी? नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं ना, आप कह रहे हैं विकास हुआ है, तो आप बताइए ना कितना बाकी राज्यों के मुकाबले कहां पर आप खड़े हैं? नहीं, जहां गुजरात 4 जितना विकास दिखाना चौथा नंबर दिखा, तो बंगाल 6 नंबर में है। आपको मैं बताता हूँ कि एग्रीकल्चर मैटर में बंगाल 1 नंबर में गया है, आपको मालूम है? माइक्रोमोल इंडस्ट्रीज में बंगाल 1 नंबर में, ये मैं नहीं, जो माइक्रोमोल इंडस्ट्रीज है वहां की तरफ से बंगाल गवर्नमेंट को प्राइज दे। यूनेस्को में मतलब जब बंगाल ने भारत के एक ही मुख्यमंत्री को बुलाया कि कन्याश्री के लिए प्राइज दे गया है। आपको मालूम है बंगाल में आप पहले 2011 में जब हमने सरकार स्टार्ट किया तो उस समय 54,000 फैक्ट्री बंद था। सबसे बड़े यहाँ पर इंडस्ट्रीज होते थे जूट इंडस्ट्री, जूट के बैग तमाम मतलब जो कहा होता है ना, तमाम चैनल ये तमाम हिंदुस्तान के वर्ल्ड में भी जाते था। जूट इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, अभी यहाँ पर 99% जूट इंडस्ट्री चालू है। जो टी गार्डन के बारे में बोला जाता था, टी बोर्ड तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को अंडर में कितना हेल्प किया बंगाल सरकार, उसको पीछे करके 90% टी गार्डन आज के तारीख में खुला हुआ है। आपको 500 आईटी कंपनी यहाँ पर थे जब 2011 में थे, काम करने वाला आदमी कितना था? सिर्फ 18,000 था। आज 2600 आईटी कंपनी आया, 22 लाख आदमी काम करता है, 80,000 करोड़ का यहाँ पर मतलब इन्वेस्ट हो चुका है। सज्जन जिंदाल है बंगाल में जेएसडब्ल्यू फैक्ट्री लगाया, ठीक है, सालबोनी में आइए, आपको लेकर जाता है, दिखाता हूँ। आप बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं ना, आप बता रहे हैं ना। ठीक है संजय जी, थोड़ा छोटा रखते हैं, बाकी लोग भी हैं, प्रियंका जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड। ठीक है सरकार जी, जल्दी। 226 के नीचे भी नहीं आएंगे, 255 के ऊपर भी नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को 50 सीट नहीं मिलने वाला है। ये वोकल टॉनिक का काम हो रहा है। ये जो आपको जो बनाया एग्जिट पोल, ये मालिक का खुशी करने के लिए बनाया और आप भी दिखा रहे हैं मालिक को खुशी करने के लिए। दोनों तरफ से दिखा रहे हैं। कल 12 बजे 1 बजे के बाद आप संजय जी, वो तो कल स्पष्ट हो जाए कौन किसको खुश करने के लिए कह रहा है और एग्जिट पोल कर रहा है। प्रियंका जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी, चूंकि बंगाल की चर्चा हो रही, तो बंगाल में बीजेपी ऐसी पार्टी जो 0 से 3 और 3 से 77 तक पहुंच गई, आप 40-42 से 0 पर पहुंच गए। बंगाल की स्थिति कांग्रेस कैसे देखती है और कांग्रेस की स्थिति वहां पर क्या रही है? देखिए, मैं समझती हूँ अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सही होती तो एसआईआर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ईडी सीबीआई की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर वहाँ पे जिस तरीके की वो 1000 करोड़ की डील की गई थी वो नहीं की जाती। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। जिस तरीके से सीआरपीएफ लगाकर वो चुनाव करा रही है और उसके बाद भी वो बूथ नहीं बचा पा रही है, अपने कैंडिडेट को नहीं बचा पा रही है, गोलियां चल रही हैं, तो बम फूट रहे हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन रही इस बार। और मुद्दा उसके पास ये नहीं था। वो मुद्दा क्या बता रही थी? पहले तो वो घुसपैठियों का मुद्दा बता रही थी, पर हकीकत ये है कि घुसपैठियों का मुद्दा जब सामने आता है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो जाती है। घुसपैठी आज तक भारतीय जनता पार्टी निकाल ही नहीं पाई। 1000-2000 घुसपैठिए निकाले हैं कुल मिलाकर। तो वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस बार चुनाव के मैदान में है वो अपने आप में एक सवालिया निशान है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लीडर भी नहीं बचा है। वो राहुल गांधी जी की जो वीडियो है उसको अपने ट्विटर से, अपने सोशल मीडिया से, हैंडल से शेयर कर रही है। तो मतलब कंधे पे बंदूक भी चाहिए उनको कांग्रेस, पर कांग्रेस का कुछ नहीं है वहां पर। तो मुझे ये लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक का टाइम आ गया है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे असम हो, चाहे केरल हो और चाहे हो पौंडुचेरी। हर जगह जिस तरीके का एक आप देखिएगा इस बार बिल्कुल उलट रिजल्ट आएगा और भारतीय जनता पार्टी कहीं भी सरकार नहीं बना रही। आप जवाब दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को ये कॉमर्शियल सिलेंडर और जिस तरीके से जो गैस नहीं मिल पा रही है, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल पर प्राइस बढ़ाने वाली है और जिस तरीके से चुनाव खत्म होते ही कॉमर्शियल सिलेंडर पर सीधे 993 रुपीज बढ़ा दिए, तो वो अपने आप में एक सवालिया निशान है कि भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही थी। चुनाव के समय उसने होल्ड करके रखा हुआ था और उसके बाद जैसे ही चुनाव हुए वैसे ही जो है महंगाई की मार लोगों के सर पे आ पड़ी। और अब क्या है, अभी आप देखिएगा कि धीरे धीरे किस तरीके से पेट्रोल डीजल पर भी जो सूत्र हैं आपके माध्यम से जो मैं कहना चाहूंगी, उन सूत्रों के माध्यम से ये भी पता चल रहा है। तो जनता त्रस्त हो चुकी है। आप देखिए किस तरीके से जो है युवाओं के पास रोजगार नहीं है। महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए तो इनको बंगाल में तो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बोलते हैं, पर अन्य राज्यों में महिला की सुरक्षा के मुद्दे पर चुप रहते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो बिहार हो। जब महिलाओं की बात आएगी तो पूछा जाएगा, आपने पहले भी अनाउंसमेंट की थी,
आपने दिल्ली में अनाउंसमेंट की 2500 रुपए की, आज तक किसी महिला के खाते में नहीं आया। आपने बिहार में चुनाव था 10,000 रुपए की स्कीम चलाई, उसके बाद क्या, वो 10,000 की स्कीम बंद हो गई, चुनाव खत्म, स्कीम बंद। उत्तर प्रदेश में कहा था कि गैस सिलेंडर फ्री में देंगे, वो भी नहीं दे पाए होली दिवाली। आज गैस के लिए, सिलेंडर के लिए महिलाएं लाइन लगा रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी वो योजना तो चल रही है, उत्तर प्रदेश की स्पेसिफिक बात करें तो होली दिवाली तो सिलेंडर मिल रहा है, खानी पड़ गई और शाकाहारी मच्छी बना के खा ली इनने। मतलब खाद्य होती है, नहीं सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं? रमेश चंद्र मिश्रा जी, सिलेंडर त्योहारों पर योगी सरकार दे रही कि नहीं दे रही? जल्दी से छोटा जवाब, फिर मैं विजय जी के पास जाऊंगा। देखिए, एक कांग्रेसी लोग यही कहते हैं, हरियाणा में भी कह रहे थे सरकार नहीं बनेगी, वहाँ भी बनी, महाराष्ट्र में कह रहे थे नहीं बनेगी, वहाँ भी बनी। ये लोग कह रहे थे कि जो है मध्य प्रदेश में नहीं बनेगी, मध्य प्रदेश में बनी। जितने भी बड़े बड़े वादे पूरे भारत की महिला सुरक्षा जो 130 करोड़ जनता है उसको भाजपा के ऊपर, मोदी के ऊपर भरोसा है नहीं बचा पाए और उस भरोसे के मैं दम पर यह कह सकता हूँ कि सरकार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी जिन राज्यों में और कल उसका रिजल्ट आने वाला है। अमित शाह जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है 1 बजे तक रिजल्ट पूरे देश को पता लग जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, किसकी नहीं। अब इनको थोड़ा रात भर चैन से और सो ले, सवेरे 8 बजे के बाद 9 जैसे बजेगा घड़ी में, 9 बजे से ही इनको पता लगने लगेगा क्या हो रहा है। और रही बात गैस की भी कोई किल्लत नहीं है, पेट्रोल की, ठीक है, एक करके मैं लौटता हूँ, दोनों के पास लौटता हूँ। चल रहा है पूरा विश्व ईंधन के संकट से। रमेश जी और प्रियंका जी, मैं लौटता हूँ। विजय जी हमारे साथ पहुंचे। विजय जी, अब चूंकि हम बंगाल की बात कर रहे हैं और ओवरऑल चुनाव का जिक्र कर दिया प्रियंका जी ने, तो ओवरऑल चुनाव में कांग्रेस की स्थिति क्या देखते हैं आप? चाहे तमिलनाडु की बात हो, असम की बात हो, पश्चिम बंगाल में तो 0 तक पहुंच गई है, वहां पर रिवाइव होने की कोई गुंजाइश दिखती है आपको? और जो स्ट्रैटेजी इस पूरे चुनाव में 5 राज्यों के चुनाव में जो कांग्रेस की दिखी है, उस पर आपका कमेंट विजय जी। देखिए, कांग्रेस की स्ट्रेटजी पर प्रियंका जी को कमेंट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। पश्चिम बंगाल के पूरे घटनाक्रम का जो जिक्र किया उन्होंने, वहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, राहुल जी वहां गए थे, प्रचार उन्होंने किया है, और इंडिया अलायंस का पार्ट होते हुए भी इनका गठबंधन टीएमसी से नहीं हुआ, उस पर भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। बहरहाल केरल में ये संभावना है कि वहां पे जो कांग्रेस गठबंधन का यूडीएफ है, इस बार जैसा एग्जिट पोल ने बताया है कि वहां उनकी सरकार आ सकती है। तो अगर यूडीएफ की सरकार बनती है तो ये बड़ी बात होगी, क्योंकि पिछली बार एलडीएफ रिपीट कर गया था। लगातार 10 साल से एलडीएफ केरल में सत्ता में है, तो अगर यूडीएफ आता है तो ये एक इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर होगी। डीएमके आएगा तमिलनाडु में तो निश्चित तौर पे कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन को उससे राहत मिलेगी। टीएमसी अगर यहाँ आएगी, भले ही वो कांग्रेस के साथ उनका तालमेल नहीं है, लेकिन एक चूंकि बीजेपी की विरोधी पार्टी है टीएमसी, हम विपक्ष में है और लोकसभा में साथ में लड़ी थी, तो हो सकता है कि उससे कांग्रेस खुश महसूस हो। हालांकि कांग्रेस की सीटें कितनी आएंगी पश्चिम बंगाल में, ये अभी स्थिति साफ नहीं। पिछली बार तो अच्छा रिजल्ट नहीं था। असम एक ऐसा राज्य है जहां पे, असम और पुडुचेरी, जहां पे कांग्रेस बीजेपी के साथ सीधे फाइट में है। तो असल चीजें यही 2 राज्यों से पता लगेंगी कि बीजेपी से कितना बेहतर लड़ रही है कांग्रेस और इनके मुद्दे कितने ज्यादा पब्लिक को पसंद आ रहे हैं। तो असम और पुडुचेरी से ये सामने आएगा। हालांकि असम और पुडुचेरी की जो रिपोर्ट है, एग्जिट पोल है, उसमें बीजेपी की बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन जब कल मतगणना होगी तब स्थिति साफ होगी। इन चुनावों से देखिए, अगर पश्चिम बंगाल में कहीं जो संभावित एक आध कुछ 2 ऐसे सर्वे हैं एग्जिट पोल के जो बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन सकती है। अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो ये बहुत बड़ी घटना होगी भारतीय राजनीति के इतिहास में, क्योंकि पश्चिम बंगाल पहले कांग्रेस का गढ़ था, फिर लेफ्ट पार्टी का गढ़ रहा है, और उसके बाद टीएमसी का गढ़ बन गया। और रमेश मिश्रा जी जो वहां लंबे समय तक वहां रहे हैं, ये एमएलए भी हैं बीजेपी के, इनका जो दावा है अगर ये खरा उतरता है तो ये बहुत बड़ी राजनीतिक घटना होगी और उससे पूरे अपोजिशन को एक झटका लगेगा और बीजेपी की स्थिति मजबूत होगी। लेकिन अगर टीएमसी जीतती है तो बीजेपी जहां खड़ी है और टीएमसी की जो स्थिति है उसमें एक टीएमसी की बढ़त होगी। ममता बनर्जी का जो राष्ट्रीय फलक पे जो उनकी पर्सनालिटी है और उभर के सामने आएगी। हो सकता है इंडिया अलायंस में ये डिबेट शुरू हो जाए कि
ममता जी को अब केंद्र में रख के इंडिया अलायंस को तब कैंपेन करना चाहिए बीजेपी के खिलाफ। तो इस तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा वो कल उसी पे सारी चीजें निर्भर होंगी। बिल्कुल।